अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी ऐसे ही एक यूनिक टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और एक बहुत ही मुनफरिद और अच्छी पर्सनालिटी के साथ, जो कि ट्रेंड है, अपनी फील्ड में माहिर हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामिया असलम साहिबा, जो कि सीईओ हैं, फाउंडर हैं क्लाउड9 वेलनेस की। इसके अलावा टीचर हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, हिजामा थेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड योगा अलायंस फ्रॉम यूएसए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुनैरा, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला ताकि आप हमें अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकें कुछ, और अपनी नॉलेज में से का जो दरिया है उसमें से लोगों को भी मुस्तफादा होने का मौका दे सके। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है योगा फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आजकल मैं समझ रही हूँ हर दूसरा बंदा ही जो है डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हुआ है, वह उसकी नौयत ज्यादा हो या कम हो, लेकिन किसी न किसी हद तक हर बंदा ही इससे जो है असरअंदाज हो रहा है। सो मैडम, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे योगा एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअली योगा टर्म किस चीज को डिफाइन करती है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं। और योगा बेसिकली युज एक वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है जिससे ये निकला है। और जो युज का मतलब है यूनियन, यूनियन विद द गॉड, यूनियन विद द डिवाइन। और यानी कि इंसान का अल्लाह ताला के साथ, या मतलब हम तो अल्लाह ताला ही कहेंगे। अगर मतलब डिफरेंट मज़ाहिब में इसको अपने वो जो डिवाइन पावर है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो उस ज़ात के साथ जिसने इंसान को क्रिएट किया, बनाया, उस ज़ात के साथ, उस ज़ात के अंदर मर्ज हो जाना, ये योगा का जो मीनिंग जो है। यूज एक वर्ड है जिसका मीनिंग है कि यूनियन विद द गॉड। इसको हम अगर लेते हैं कि योगा बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, हर एक को पता है। अब तो हर इतना जो है वो नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई है कि हर बंदा जानता है कि योगा जो है इसको एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। और ये हम बहुत देर से जो है लोग इसको कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ ये है कि इसमें बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी चीजें रिफाइन हो गई, चीजें चेंज भी हुई। लेकिन शायद हम लोग भी किसी न किसी हद तक हम किसी चीज को उस वक्त तक नहीं मानते, या उस वक्त हम उस पे उस तरह से उसको नहीं उस अपनी लाइफ में शामिल करते जब तक कि साइंस उसको प्रूव ना कर दे, उसको साइंटिफिकली उसकी एविडेंसेस ना मिल जाए। या डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, या दूसरे एसोसिएशंस हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, या WHO है। तो जब तक वो इस चीज को रिकग्नाइज नहीं करते तो हम शायद उस चीज में थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं उसे अपनी लाइफ में शामिल करने। कुछ साल पहले जब मैंने योगा स्टार्ट किया है, उससे बहुत पहले भी चल रहा था योगा तो खैर, लेकिन पाकिस्तान में मैं पहली सर्टिफाइड टीचर हूँ जो कि बाहर से योगा सीख के आई। उससे पहले यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था कि लोग बाहर जाते, और ख़ास तौर पे लेडीज़ कहीं बाहर जाके दूसरी कंट्री में जाके काफ़ी सारे दिन जो वहाँ पे रहना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे रह के योगा सीख के तो वापस आए। बहुत से लोग यहाँ पे कर रहे थे, बट वो वही था कि उसमें सेल्फ टॉट, और ज्यादा ये था कि एक दूसरे से सीख लिया। जो टीचर्स यहाँ पे थे वही एक दूसरे को सिखा रहे थे और इस तरह से। लेकिन प्रॉपर जो होता है कि एक किसी गुरु से आप जाके सीखते हैं जिन्होंने खुद योगा में बहुत ज्यादा जिनका नॉलेज हो, तो उसके बाद फिर अब तो खैर बहुत ज्यादा योगा का जो है ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो अगर आप इसको लेते हैं, हम थेरेपीज की तरफ जाते हैं, तो योगा जो सबसे पहले मैं इस चीज को बताऊंगी कि योगा काम कैसे करता है। योगा जो है आपकी बॉडी, माइंड और सोल, तीनों चीजों को साथ लेके चलता है। इन चीजों को कनेक्ट करते हैं, इनका जो ऑलरेडी जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है।
माइंड और बॉडी को जो चीज कनेक्ट करती है वो हमारी ब्रेथ है। ब्रेथ एक ब्रिज का काम करती है माइंड और बॉडी के दरमियान में। लेकिन क्या है कि हम लोग ब्रीदिंग सही तरह से नहीं कर रहे होते, या हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, या हम चेस्ट ब्रीदिंग सिर्फ कर रहे होते हैं। तो जो ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करना बॉडी की मूवमेंट के साथ, और ब्रीदिंग को पूरी तरह से इनहेल करना, पूरी तरह से एक्सहेल करना, ये हम योगा में सिखाते हैं। योगा में पोस्चर बहुत मैटर करता है कि आपका सोने का पोस्चर क्या है, आपका बैठने का क्या है, आप लेटते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं। बॉडी का जो पोस्चर है और प्लस आपकी ब्रीदिंग जो है, ये दोनों चीजें मिलके आपकी लाइफ को इजी और आसान बना देती हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना देती है। तो अगर आप इसको जैसे आपने एंजाइटी और डिप्रेशन का की बात की, तो एंजाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वर्ड्स आजकल इतने ज्यादा सुनने में आ रहे हैं कि शायद आज से 10 साल पीछे अगर चले जाएं तो हमने कभी एंजाइटी का वर्ड नहीं सुना था, स्ट्रेस का वर्ड नहीं सुना था। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एक नॉर्मल सी चीज है, कोई भी हमने अगर काम कर, जब तक हम उसका एक हेल्दी स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हम वो काम उसको पूरा कर ही नहीं सकते। एक ये चीज होती है। एंजाइटी जो है, एंजाइटी एक ऐसी कैफियत या ऐसी एक सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम आने वाले टाइम के बारे में वरी करते हैं, आने वाले टाइम के बारे में हम सोचते हैं कि हमारी जो प्लानिंग्स हैं, या हमने कल जो करना है, या हमने परसों जो करना है, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, या एक फियर जो होता है हमारे अंदर, नाकाम हो जाने का फियर जो होता है। तो और अगर आप डिप्रेशन को देखें, डिप्रेशन की जो डेफिनेशन है कि पास्ट के जो ट्रॉमास हैं जिनसे हम गुजर चुके होते हैं, जब वो हम उनको रिकॉल करते हैं या वो हमारे माइंड में आ जाते हैं किसी टाइम पे, तो वो चीज़ हमें बहुत पेन देती है, बहुत ज़्यादा वो पेनफुल होती है बॉडी के लिए, माइंड के लिए भी, बॉडी के लिए भी। उससे आपकी नींद जो है वो इफेक्ट होती है, उससे आपके बॉडी की हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह से ये चीजें जो हैं किस तरह से हमें इफेक्ट करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि योगा से हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अगर शामिल कर लेते हैं तो कैसे ये हमारी लाइफ में आसानी पैदा करती है, और किस तरह से हमारी लाइफ को बेहतर बना। अगर आप जाएं अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे आप जाएं और आप वहाँ पे देखें कि ब्रीदिंग जो हम इनहेल करते हैं और जो हम एक्सहेल करते हैं, अगर हम प्रॉपर इनहेल नहीं करते और हम प्रॉपर एक्सहेल नहीं करते, तो जो हमारी शैलो ब्रीदिंग है, जो हम चेस्ट तक ब्रीथ करते हैं, शैलो ब्रीदिंग जो हमारी है, वो एंजाइटी का सबसे बड़ा कॉज है, वो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज है। उसके पीछे अब अगला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ब्रीदिंग से कैसे एंजाइटी हो सकती है, या ब्रीदिंग से कैसे डिप्रेशन हो सकता है। तो जब हम प्रॉपर सांस नहीं लेते, हम इनहेल पूरा नहीं करते, हम एक्सहेल पूरा नहीं करते, हमारे ब्रेन के सेल्स डिप्राइव्ड रह जाते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब आपने एक तो ये कि पोस्चर जो है वो खराब है, और आप अपने बैक को जो है वो राउंड करके बैठे हुए हैं, उससे क्या होगा, आपकी रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपके लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंग्स में जो उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे कम एयर उनके अंदर जाएगी। जब आप उनको एक तरह से वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे, तो उनके अंदर उतनी एयर जितनी कि जानी चाहिए नॉर्मल रूटीन में, उतनी एयर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं जाएगी। और जब प्रॉपर ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं जाएगी, ब्लड में शामिल नहीं होगी, तो पूरे ब्लड जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है, और जो वही ब्लड जो ब्रेन तक जाता है, तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी ब्रेन के सेल्स को, जिसकी वजह से पैनिक अटैक और डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो होना शुरू हो जाती है। और दूसरा इसमें जो एक और एलिमेंट है कि हम, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, हमारा लाइफ स्टाइल इसमें बहुत मैटर करता है। योगा बेसिकली एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल,
योगा में आपको ईटिंग हैबिट्स मिलेंगी, योगा आपको स्लीपिंग हैबिट्स भी बताएगा, योगा आपको खाने के टाइम जो है वो भी बताएगा कि इस टाइम पे आपने खाना है। और जिस तरह से देखें, अगर हम इसको देखें अपने मजहब के हवाले से भी जब हम बात करते हैं, तो हमारे मजहब में ये है कि आप टाइम से खाना खाएं, आप नाश्ता अच्छा करें, आप रात का खाना जल्दी खा लें, उसके बाद आप 2 से 3 घंटे के बाद आप सो जाएं, आप टाइम से सो जाएं, आप सुबह टाइम से उठ जाएं। और बिलीव करें जुनैरा कि जो टाइम जिस टाइम पे हमारा जो तहज्जुद का टाइम होता है उस टाइम को ये हमें तो 1400 साल पहले बता दिया गया कि आप इस टाइम पे जब उठते हैं तो जो यूनिवर्सल एनर्जीज जो होती हैं वो इस जगह पे आई हुई होती है कि उन्हें आप बड़ी आसानी से अपने अंदर उतार सकते हैं, आप उनको आसानी से इनहेल कर सकते हैं। उस टाइम पे एटमॉस्फेयर बहुत प्योर होती है, उस टाइम पे एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें पोल्यूशन नहीं होती, तो वो आप उन एनर्जीज को अपने अंदर बहुत आसानी से उतार सकते हैं। योगा या बाकी चीजें तो अब बता रही है, साइंस अब बता रही है, वो टाइम जो है उसमें जो आसमान से भी जो एनर्जीज होती हैं या प्योर एक पावर जो है वो जमीन तक यूनिवर्स की पूरी एनर्जी आई हुई होती है। तो इस तरह से जब हम अगर टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो ये भी हमारी एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप रात को 4 घंटे नींद लेते हैं, आप दिन में अगर उससे डबल भी सो लेते हैं, तो वो आपकी नींद की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो हम रात को सोते हैं और जो हम दिन में सोते हैं, वो उस नींद की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। वो आपको कभी भी उस तरह से आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब आप दिन में अगर सो भी लेते हैं, चाहे जितने घंटे भी आप सो। फिर ये होता है कि रात के टाइम हमारा एक ग्लैंड है, हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि रात के अंधेरे में काम करता है। तो जब हम लाइट ही ऑफ नहीं करेंगे और हम रात को टाइम से सोएंगे ही नहीं, तो वो जो ग्लैंड वो काम नहीं करता। और ये ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी में इस तरह से काम करते हैं कि ये कैंसर से हमें बचाने में सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या है कि हम अगर पूरी रात नहीं सोएंगे, हम 3 4 बजे 5 बजे सोएंगे, तो वो उसको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा और वो ग्लैंड काम ही नहीं कर सकेगा। तो वो इस तरह से हमारी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्चुअली पता है क्या है कि ये टॉपिक इतना डीप और इतना लंबा है कि इस पे घंटों बोला जा सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती हैं कि वो हमारे सामने की चीजें हैं। हमें हम मतलब देख रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि शायद कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया होता उस चीज को, कभी किसी ने बताया नहीं होता। इस वजह से हमें उन चीजों का पता नहीं चलता जब तक कि हम किसी से सुन नहीं लेते या कोई हमें बताता नहीं। जी। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कहती हूँ कि अगर इन लोगों के पास इतनी भी बुद्धि और इतना भी उनको पता लग गया एक्चुअली कि योगा डिफाइन क्या करता है बेसिक में ही, तो भी हमारे लिए काफी मीनिंगफुल है। सो मैम, ये भी एक सुनने में आता है कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में योगा करना चाहिए, कुछ की परसेप्शन है कि इवनिंग में करना चाहिए। तो कौन सा टाइम जो है वो ज्यादा सूटेबल है योगा के लिए? योग देखें, टाइम जो मॉर्निंग का है बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो बिल्कुल आप योगा करें, आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें। लेकिन रिकमेंडेड जो है वो ये है कि मॉर्निंग में आप प्राणायाम करें, आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें, इसलिए कि उस टाइम जब हम सो के उठते हैं हमारी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ होती है। हमारी बॉडी को थोड़ा सा यूज टू होने में या फ्लेक्सिबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मॉर्निंग में अगर हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और मगरिब से पहले, मगरिब और असर के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें अगर हम अपने आसनास की प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिजिकल जो पॉस्चर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें तो वो बहुत बेहतर है। इसलिए कि पूरा दिन के जब हम पूरा दिन अपने एक्टिविटीज करते रहते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हुई होती है कि हम उन आसनास को बहुत आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहूँ, जैसे आपने जिक्र किया ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स का, और इसके अलावा भी आपने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा मजीद बताइए
कि क्या चीजें हमें बेहतर करनी चाहिए। हाँ, देखते ये है कि जो जो कि हमारी यूथ जो है वो मॉडर्निज्म की तरफ जा रही है, तो काफी सारे लोगों ने अपनी हैबिट बना ली है, इधर फॉर द फिटनेस और आइदर फॉर द नीड और फैशन और व्हाट, कि वो लोग योगा या एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम फास्ट फूड का रुझान भी देखते हैं। तो क्या अगर आप योगा कर रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं तो क्या वो उतना कारगर होता है या नहीं होता? इस बारे में थोड़ा सा जी। बताइए। सबसे पहले तो ये है कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आसानी आए, हमारी लाइफ में सुकून आए और हमारे इर्द गिर्द जो है हमारे रिलेशंस अच्छे हों, हम अपनी एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से कर सकें, तो हमें नेचर की तरफ वापस जाना हो। हम चलें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितना हम्म। एटलीस्ट हम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को इसको एज अ, मैं समझती हूँ कि ये तरबियत में ये चीज शामिल होनी चाहिए बच्चों की, कि जो जंक फूड है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, ये चीजें जो है ये बच्चों की तरबियत का हिस्सा हैं। और इनको टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, घर में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं। उनको टाइम से जो है सोना, टाइम पे उठना, नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप वॉक के लिए सुबह जाते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। आप योगा करते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरा, आपने ये कहा कि जंक फूड भी खाते हैं और योगा भी करते हैं, तो इसका कितना बेनिफिट होगा। देखें, आप योगा नहीं करते तब भी आप जंक फूड खा रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तब भी जंक फूड जो है वो खाया जा रहा है। चलें, आप जंक फूड ले रहे हैं, एटलीस्ट उसके साथ अगर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, आप योगा कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं या कुछ भी और कुछ स्पोर्ट्स हैं, तो एटलीस्ट ये है कि कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। एक चीज ये है कि आप पूरा वीक घर से बाहर नहीं निकलते, आप पूरा वीक कभी वॉक पे नहीं गए, आपने पूरा वीक कभी एक्सरसाइज नहीं की। चले, वीक में आपको एक दिन टाइम मिला, आपको, कुछ लोगों का ये होता है, हमारे पास भी आते हैं ऐसे लोग कि बस वो सामने देखें टाइम ही नहीं मिलता ना, इतना बिजी होते हैं, पूरा वीक इतना बिजी होते हैं, फिर संडे को तो हमें सोना होता है। तो चलें, आप संडे का दिन अपनी नींद में से थोड़ी सी सेक्रीफाइस करें और थोड़ा सा टाइम निकालें, एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए निकालें और आप कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे आप अगर पूरा वीक नहीं निकलते, एक दिन अगर निकलता है, जो इंसान एक दिन भी निकलता है वो उससे बहुत बेहतर है जिसने पूरा वीक जो है वो नहीं निकला, जिसने पूरा वीक अपने बारे में नहीं सोचा, जिसने पूरा वीक अपने लिए कुछ नहीं किया। एक इंसान अगर 1 घंटा भी अपनी जात को देता है तो उससे बहुत बेहतर है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर। तो वैसे तो ये कि वीक में 3 डेज 4 डेज जो रिकमेंडेड है, जो सब कहते हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 to 4 डेज आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ऑल्टरनेट डेज में कर लें आप। 4 4 5 आवर्स जो वीक का है, कि 4 5 आवर्स आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बात, योगा जो है, योगा में बेसिकली योगा बहुत अंडरस्टैंडिंग का काम है। हर इंसान जो है वो योगा की तरफ नहीं आता। कोशिश हमारी ये होती है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को इस चीज के बारे में बताया जाए। आप जिम जाते हैं, आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें आपका माइंड कहीं और है, आप ट्रेडमिल पे हैं फॉर एग्जांपल, आपने हैंड फ्रीज लगाई हुई है, आप कुछ सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ भी, और साथ में आप जो है वो रनिंग कर रहे हैं। योगा में क्या होता है कि योगा में आपकी माइंड, आपकी ब्रेथ और आपकी बॉडी जो है वो एक जगह पे है। एटलीस्ट आपने जितना टाइम स्टूडियो के अंदर गुजारना है, उस हॉल के अंदर गुजारना है। एक तो ये होगा कि वहां पे जितने लोग आते हैं वो सारे एक माइंड सेट के साथ आते हैं, एक एक्सेप्टेंस के साथ आते हैं कि हम कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं। तो जितने आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग होंगे, जितना उतना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उन लोगों को, आपको उस एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिलेगी। आप देखें, आप अगर अ, हरम में जाते हैं तो वो एक, वहाँ की एक दुनिया ही डिफरेंट है। वहाँ पे आपको इतनी एनर्जी फील होती है और इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि आप एकदम से अंदर तक जो डीपली आप जो है वो आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से किसी आप ऐसी जगह पे जाते हैं, बहुत पाकीज़ा, बहुत साफ सुथरी जगह पे, तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
आप किसी गलत जगह पे जाते हैं, किसी गंदी जगह पे जाते हैं, तो आपकी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है। तो ये ऐसे ही है कि आप कि जब आप पॉजिटिव चीजों की तरफ आते हैं, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिविटी का एक ऑरा बन जाता है, एक हाला बन जाता है, जिसमें वो जितनी उसकी रेंज होती है, उतनी उस रेंज में जितने लोग आएंगे वो पॉजिटिव होते जाएंगे। इज्तमाही, जिस तरह कहते हैं ना कि इज्तमाही दुआ जो है उसका एक असर होता है, इसी तरह से जब हम इज्तमाही तौर पे या हम इकट्ठे होके एक एक्टिविटी करते हैं, वो भी उसी तरह से उसकी वाइब्स, उसकी रेज जो हैं जो निकलती हैं, और वो डिवाइन एनर्जी के साथ जब मर्ज होती हैं, तो वो उसी तरह से इंसान को रिलैक्स करती हैं, उसी तरह से माइंड को जो है पीसफुल करती हैं। जी। जी मैम, आप ये बताइएगा कि जो बेसिक्स इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर कोई शख्स नहीं अभी ट्रेनर के पास जा सकता और घर में रह के चाहता है कि वो योगा स्टार्ट करे, तो बेसिक्स कौन सी एक्टिविटी हैं जो उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको सांस लेने का तरीका आना चाहिए। अभी अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप जब इनहेल करते हैं, तो क्या आपका एब्डोमेन अंदर जाता है या आउट होता है? जितने लोग देख रहे हैं या जितने लोग सुन रहे हैं, वो इस प्रैक्टिस को अभी करके देख सकते हैं कि वो इनहेल करते हैं, क्या इनहेल पे उनका एब्डोमेन स्क्वीज होता है या कि आउट होता है। आपने इसको प्रैक्टिस किया, क्या हुआ? मेरे तो ख्याल है स्क्वीज नहीं हुआ, आउट हुआ, स्क्वीज नहीं हुआ। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक्चुअली जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा एब्डोमेन जो है वो बाहर आना चाहिए। जब हम एक्सहेल करेंगे तो एब्डोमेन को स्क्वीज होना चाहिए, लाइक अ बैलून। बिल्कुल। हमारा एब्डोमेन जो है एक बैलून की तरह काम करता है, हमारे लंग्स जो है वो बैलून की तरह, जब हम उनमें एयर को इन करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं, जब हम एयर को आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स जो है वो श्रिंक होते हैं, स्क्वीज होते हैं। जब लंग्स स्क्वीज होते हैं तो उनके साथ हमारा एब्डोमेन, एब्डोमिनल मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अपनी ब्रेथ को जो है वो ठीक करना चाहिए कि इनहेल पे आपका एब्डोमेन बाहर आए, एक्सहेल पे आपका एब्डोमेन अंदर जाए। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग करें। आपने स्लोली ब्रीथ करना है, स्लो ब्रीथ करेंगे, आपने नाक से इनहेल करना है, नाक से एक्सहेल करना है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो मुंह से एक्सहेल करते हैं, या वो नाक से एक्सहेल करेंगे, मुंह से इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी नाड़ीज होती हैं ये बंद हो जाती है। जब हम नाक को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे सांस के लिए, जो खुदा ताला ने एक मैकेनिज्म है ना हमारी रेस्पिरेटरी, जो हमारे ऑर्गन हैं, उनमें हमारा नाक भी एक उसमें शामिल है, बात है हमारे breath के लिए। तो नाक को अल्लाह ताला ने बनाया है सांस के लिए। जब हम सांस नाक से लेंगे, नाक से आउट करेंगे, तो उसमें हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे एंटीवायरल, कुछ एंटीबैक्टीरियल ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें वायरस से या बैक्टीरिया से बचाती हैं, जब हम नाक से सांस लेते हैं। जब हम नाक से सांस लेंगे, सांस को चेस्ट तक लेके जाएंगे, चेस्ट से अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, और इसी तरह से जब हम इसको आउट करेंगे तो हम लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट करके नॉस्ट्रिल से हमने उसको आउट करना। मतलब सांस का एक पूरा मैकेनिज्म है। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो सांस का पूरा एक मैकेनिज्म है। आप सांस को अंदर लेके जाते हैं। हमारे लंग्स जो हैं उनकी, एक लंग की 3 लोब्स होती हैं, एक की 2 लोब्स होती हैं। जो लंग के सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जब तक हम डीप ब्रीथ नहीं करते, हमारे लंग के सबसे निचले हिस्से तक सांस जो है वो नहीं पहुंचता। इसका मतलब है कि हमारे बहुत से टॉक्सिन्स वहां पे रह जाते हैं, जो फिर हमारे ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और इस तरह से डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना है। डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल डीपली, एक्सहेल डीप करना है। सर्टन, अगर आप चाहें कि आप अभी बैठे हैं और आपको बहुत मतलब आप उसको बेचैनी कह लें, एंग्जाइटी कह लें, कुछ भी, कि आप बहुत अपने आप को फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप जस्ट आप आइज को क्लोज करें। आप इनहेल करें थ्रू नॉस्ट्रिल, थ्रोट, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन,
और इसी तरह से आप उसको आउट करें, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप डीप इनहेल करेंगे, आप डीप एक्सहेल करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको रेगुलर 10 to 20 ब्रेथ आप डेली कर लेते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाए। एक और बड़ी खूबसूरत बात योगा की, कि जब योगा में हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, हमारे ग्लैंड्स से ऐसे सिक्रीशन जो है ग्लैंड्स की बेहतर हो जाती है, और ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें डोपामिन है, एंडोर्फिन है, जो कि हैप्पी हार्मोन, जो हमारे हमें मतलब हमारे मूड को एकदम से फ्रेश कर देते हैं, हमारे अंदर एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं, हमारे रिलेशन इससे जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसका ये मैंने पहले भी ये बात की कि ये इतना वसी एक सब्जेक्ट है कि इसी से फिर आगे अगर आप जाते हैं तो आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। मेडिटेशन क्या है? बहुत सारे लोगों को इस सिलसिले में जो है वो मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन आंखें बंद करके तो बैठ जाना है, तो ये बेसिकली मेडिटेशन इतना बोरिंग काम नहीं है। मेडिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का काम है। और जब आप उसके फ्रूट्स को देखते हैं, जब आप उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, तो आप यकीन करिए आप हैरान रह जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं, हम अपनी ब्रेथ को ठीक करते हैं, हमारा माइंड फ्री हो जाता है थॉट, जो कि डेली 60,000 थॉट हमारे माइंड में आ रही होती हैं। तो हमारे माइंड में कुछ अपनी थॉट, हमारा माइंड जो है वो स्टिक हो जाता है। आपका जो एंगर है, एंगर को आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने एग्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, आप अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी जो आपकी काम करने की कैपेसिटी है, जो आपके काम करने की क्वालिटी है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी इंटेलेक्चुअल विजडम जो है वो बढ़ जाती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपकी यानी इसमें कोई एक दो तीन चीजें नहीं है। अगर इसकी आपने सर्च करना हो तो आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मेडिटेशन उनकी रिसर्च मिलेगी, जिसमें टेंशन से लेके एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब का इलाज मेडिटेशन से कर सकते हैं। और मेडिटेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। हम हर वो काम जो हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, जो हम पूरी माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, चाहे वो एक निवाला तोड़ के मुंह तक लेके जाना है, या पानी का एक ग्लास है, जो पानी का एक सिप लेना है, या हम कोई फाइल वर्क कर रहे हैं, उसमें आपने एक फाइल खोली और आप उस पर काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी लाइफ का कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं और आप उसमें माइंडफुलनेस के साथ उसको कर रहे हैं, आप एक टाइम में एक ही काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप मेडिटेटिव स्टेट में। मेडिटेशन आपको कंसंट्रेशन सिखाती है, मेडिटेशन आपको अवेयरनेस को सिखाती है। कंसंट्रेशन क्या है? फोकस वन पॉइंट, एक टाइम में एक चीज को फोकस करना। दूसरी तरफ अगर अवेयरनेस को आप देखें, अवेयरनेस टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हम ये भी वही लम्हा हमारी जिंदगी। हम अगर पास्ट में जा रहे हैं, हम अगर फ्यूचर में जा रहे हैं, और हम उन चीजों को सोच रहे हैं जो कि हो चुकी और उनको हम वापस नहीं लेके आ सकते किसी कीमत, जो अभी होनी है और हमें नहीं पता कि अगले अगले लम्हे क्या होंगे, हम आने वाले कल की फिक्र में, जाने वाले कल की फिक्र में हम अपने आज को जो है खराब कर देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन का ये बहुत बड़ा कॉज है। डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि चीजों से अपने पास, आपके पास जो है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप अपने इस टाइम को खराब कर रहे हैं, आप अपने टाइम को जाया कर रहे हैं, आप अपने आप को तलब कर रहे हैं। आपके पास जो है आप उसको इंजॉय करें, उससे बेहतर, उससे बेहतर, बेहतर से बेहतरीन की कोशिश आप जारी रखें, लेकिन जो है उसको इंजॉय करें। अगर आप इसको हम अपने मजहब की रोशनी देखते हैं, तो
ताला भी ये कहता है कि अल्लाह के दिलों को सुकून जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र से मिलता है। जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, जिक्र क्या है कि आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको याद करना। वो कहता है मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। अल्लाह ताला ये कुरान पाक में ये फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। इसका मतलब है कि हमें बेशक। इतना कंसंट्रेशन के साथ, इतना फोकस के साथ नमाज में क्यों बार बार ये कहा गया कि उसे खुशू खुजू के साथ अदा करो। खुशू खुजू यही कंसंट्रेशन, यही अवेयरनेस है जो हमें चाहिए अपनी हम लाइफ। हमें अपनी जिंदगी को, अगर हम चाहते हैं कि हम सुकून में रहें, कंटेनमेंट बहुत बड़ी नेमत है, कंटेनमेंट बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश हों, बजाय इसके कि जो हमारे पास नहीं। या हो सकता है कल को हमारे पास इससे ज्यादा आ जाए, लेकिन हम उस वक्त हम इस जो हमने वक्त जाया कर दिया, जो लम्हा जाया कर दिया, वो लम्हा वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। हम अगर ये सोचते हैं कि अच्छा जी हम बड़े होंगे तो हम हज करने जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे तो हम ये काम करेंगे, बच्चे मतलब हम बच्चों की शादियों से फारिग हो जाएंगे तो फिर हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो हो सकता है कि उस वक्त तो हम हमारे गोडे गिटे ही ना काम करें, हम इस काबिल ही ना हो कि हम कर सकें। और उस वक्त फिर क्या होता है, उस वक्त हमारे पास टाइम होता है लेकिन शायद हमारे पास हेल्थ नहीं होती, हमारे पास वो जज्बा नहीं होता, हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं होती कि हम उस तरह से उन चीज़ों को एंजॉय करें। लाइफ में जो मौजूदा हमारे पास है, जो प्रेजेंट में है, जो नाव में है, नाव में रहना सीखें। नाव में जो हमारे पास है उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें, उसी चीज़ को एंजॉय करें। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से बचने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जिंदगी में अल्लाह ताला ने, मेरे एक टीचर कहते थे कि हमें जो इंसान मुसलमान है उसे टेंशन नहीं हो सकती, और जिसे टेंशन है उसे अपनी ईमान के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कि अब आया वो उसका बिलीव इतना स्ट्रांग है। अगर उसको टेंशन है, अगर उसका अल्लाह ताला पे इतना तवक्कल नहीं है और उसको टेंशन है, उसको डिप्रेशन है, तो इट मीन कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ issue है। कहीं ना कहीं उसका हमारा रिलेशन, हमारा कनेक्शन जो अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए, शायद वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, शायद वो कनेक्शन कहीं कमजोर है। हमें अपने आप को, हम देखें सबसे एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सिचुएशन, जब हमारे सिचुएशन डिफरेंट टाइप की क्रिएट हो जाती है, घर में है, घर से बाहर है, ऑफिस में है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे लोगों को चेंज करें, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को चेंज करें। हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, या बहू है तो वो कहेगी मेरी सास सुंदर है, मेरी सास है, मेरी सास है, मेरी बहू ऐसी है, इसको चेंज करना है। क्या कभी हमने ये सोचा कि हम इसको क्यों नहीं चेंज करते? और इसमें आपको बहुत से लोगों पे भी काम नहीं करना, आपको 10 लोगों पे काम करना है, आपको सिर्फ एक बंदे पे काम करना है, और एक जो है वो आप उसको बहुत बड़ी आसानी के साथ आप उस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप पे काम करना है। जब आप खुद से प्रॉमिस करते हैं, जब आप खुद से वादा करते हैं, आप उससे आप एक रिटर्न में होते हैं, अपनी साथ के साथ कमिट होते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि जब हम चेंज हो जाए, हमारी अच्छी हैबिट, हमारे अच्छे रवैये की वजह से कोई हमें देख के चेंज होता बिल्कुल। भी है, लोग भी एक दूसरे को देख के चेंज होते हैं। हमारा मजहब का सबक भी यही है कि अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से, अपने अमल से लोगों को करके दिखाएं कि हम क्या हैं। तो ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, ये चीजें बहुत इजी है, बहुत आसान है। बट क्या है कि शायद हम उनकी तरफ जाना नहीं चाहते, या शायद हम अपने पैराडाइम को शिफ्ट नहीं करना चाहते दूसरी साइड पे। शायद हम अपनी हैबिट को, अपने कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते। हमारा कंफर्ट जोन बिल्कुल। है, हम आराम से बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, फोन किया, फोन पे बात कर ली, 2 घंटे भाभी के साथ बात कर ली, 2 घंटे बहन के साथ बात कर ली, और किसी फ्रेंड के साथ बात कर ली। ये बहुत आसान है कि घर से उठ के जाना है आपने, दूर तक जाना है, जाके आपने 1 घंटे की चलना, उसमें आपकी बॉडी ने भी कहना है कि आज आपको क्या हो गया, मैं तो अच्छी बड़ी घर में बैठी हूँ, कहाँ पे मुझको ले आई साहब।
आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, आप अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, आपको चीज़ों को चेंज करने के लिए उनकी प्लानिंग करनी है आपको उसके लिए। और एक और बात है, इंसान हम जो सोचते हैं हम वही होते हैं, हम वही नजर आते हैं। हम जो सोचते हैं, जो हमारा पैटर्न है, वो हमारा बिहेवियर बनता है, वो हमारी हैबिट्स बनती है। और जो हमारी हैबिट्स होती है वही हम हमारी वही हम नजर आते बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने मैडम सम्या। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमारी निकाला और इतनी अच्छी नॉलेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है और नॉलेज हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। इंशाल्लाह आपको फिर मदऊ करेंगे दोबारा से प्रोग्राम में, ताकि आके मजीद आपसे इसके बारे में जाने, इसमें जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रह चुकी है उस बारे में हम जान सकें और ऑडियंस को बता सकें। तो बिल्कुल हम इंडिविजुअली अपने आप को चेंज कर सकते हैं और एक मुआशरे में चेंज ला सकते हैं। हम मुआशरे को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। इस मैसेज के साथ आज मैं इस प्रोग्राम का एंड कर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। हैं। थैंक यू।